situation is it possible that we can issue more shares? No, sir. No, sir. Yes, this is the possibility that we can issue more shares. Let's suppose, Right. सर let's suppose, क्योंकि हमारे पास जो है हमारे पास टोटल जितने भी शेयर्स हैं उनमें भी है गुंजाइश है तो हम कर सकते हैं। वेरी गुड जो है ना, लेट्स सपोज हमने इशूड कैपिटल जो है ना ऑथराइज कैपिटल था 25,000, तो हमने तो उसमें से इशू किया है 10,000, अभी 15,000 हमारे पास जो है ना वो अनइशूड या अनसब्सक्राइब्ड जो शेयर्स पड़े हैं। तो बजाय इसके कि हम दोबारा री इशू की तरफ जाएं लेटर ऑन, ठीक है, 6 महीने के बाद या साल के बाद, इफ वी आर हैविंग वी आर नीड ऑफ फंड्स, तो हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आई हैं उनको रिफंड करने की बजाय उनको भी शेयर्स ऑफर कर दें। तो होता ये है कि आपकी जो प्रोस्पेक्टस है उस प्रोस्पेक्टस के अंदर आपने एक क्लॉज जो है ना मेंशन की होती है जिसको जनरली बोला जाता है ग्रीन शू ऑप्शन। ठीक है, ये ग्रीन शू ऑप्शन ये है कि दिस क्लॉज बेसिकली हेल्प्स द कंपनी टू इशू, ठीक है, एक्स्ट्रा शेयर्स व्हेन सब्सक्राइब्ड शेयर्स आर मोर देन द इशूड शेयर्स। लेट्स सपोज देयर वाज अ ग्रीन शू ऑप्शन ऑफ 10%, तो इट मींस कि जितने आप शेयर इशू कर रहे हैं उसको 10% तक आप क्या कर सकते हैं, ओवर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ अगर वो सिचुएशन अप्लाई करें, इशू कितने कर रहे थे 10,000 का 10% कितना बनता है 1,000, इट मींस 10,000 की बजाय आप क्या कर सकते हैं 11,000 शेयर्स तक जो है ना वो शेयर्स को इशू कर देते हैं। तो अगर आप रीफंड कर देते हैं तो उस सिचुएशन के अंदर जब एक्स्ट्रा शेयर रीफंड हो जाएंगे तो टेक्निकली 10,000 आप इशू कर रहे थे 10,000 ही क्या हो जाएंगे, सब्सक्राइब हो जाएंगे। और अगर आपने एक्स्ट्रा शेयर इशू कर दिए तो इसका मतलब है इशूड शेयर्स को इंक्रीज कर दिया, सब्सक्राइब शेयर भी 11,000 थे, तो इशूड और सब्सक्राइब जो है ना अगेन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर ये बात समझ नहीं आ रही। Yes, sir. देखिए, फुल सब्सक्रिप्शन में तो हमने डिस्कस किया था ना कि द ऑफर्ड शेयर्स आर इक्वल टू सब्सक्राइब्ड शेयर, जितने शेयर्स आप ऑफर कर रहे थे उतने जनरल पब्लिक ने सब्सक्राइब किए, तो यहाँ तो मसला ही कोई नहीं है, आप सिंपली क्या करेंगे, जितने लोगों ने सब्सक्राइब किए उनको शेयर इशू कर देंगे। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन द प्रॉब्लम इज that your subscribed shares are greater than your issued share, जितना आप इशू या ऑफर करना चाह रहे थे उससे ज्यादा आपके पास एप्लीकेशंस आ गई। आप 10,000 शेयर्स ऑफर करना चाह रहे थे, एप्लीकेशंस आ गई 11,000, तो अब क्या करें, 10,000 का तो मसला नहीं है, जो ओवर एंड अबव है 1,000 उनको हमने किसी तरह से एडजस्ट करना है। तो इसको एडजस्ट करने के दो पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं, एक तो 1,000 जो शेयर्स एक्स्ट्रा आपके पास एप्लीकेशंस आई हैं उनको क्या कर दें, रिफंड कर दें, और प्रो रेटा बेसिस के ऊपर क्या करें, सब शेयर होल्डर्स को शेयर इशू कर दे जो ना। दूसरी क्या सिचुएशन है, तो उसमें से वो 1,000 जो एक्स्ट्रा शेयर्स हैं वो आपके एडजस्ट हो जाएंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके पास जो एक्स्ट्रा शेयर्स की एप्लीकेशन आई है उनको रिफंड करने की बजाय आप क्या करें, एक्स्ट्रा शेयर्स इशू कर दें। मींस आप 10,000 शेयर इशू करने की बजाय कितने कर दें, 11,000 शेयर इशू कर दें। तो ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होती है इन प्रोस्पेक्टस। The company mentions this situation that in case of oversubscription, that how much the company can oversubscribe the share. तो फॉर एग्जांपल इस सिचुएशन में वो 10% थी, तो 10% का मतलब है 10,000 शेयर्स इशू करना चाह रहे थे तो दे कैन गो अप टू 11,000, तो 10,000 की बजाय वो 11,000 शेयर्स को क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। So by exercising both the options, either of the two options, what would happen that your issued and subscribed shares would again become equal to each other. ऐसे ही है, तो issued और Yes, sir. subscribed capital क्या हो गया, सेम हो गया, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे 1 लाख, तो issued capital आ गया, subscribed capital भी 10,000 मल्टीप्लाई बाय par value 10, तो ये आपके पास 10 लाख आ गया। थर्ड सिचुएशन क्या हो सकती है, अंडर सब्सक्रिप्शन। under subscription. As the name suggests, in case of under subscription, your issued shares would be greater than subscribed shares. ऐसी Subscribe share. आप इशू ज्यादा करना चाह रहे थे Yes. लेकिन आपके पास जो एप्लीकेशन आई वो कम आई, अंडर सब्सक्राइब हुए, ठीक है, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू बाय द शेयर्स ऑफ योर कंपनी। तो 10,000 थी, यू आर ऑफरिंग 10,000 शेयर, यू रिसीव्ड एप्लीकेशन ऑफ लेट्स सपोज 9,000, ठीक है, तो ये अंडर सब्सक्राइब्ड हो गए। अब क्या करेंगे, ये आप वाली बात हो डिस्काउंट गई ना देंगे कि सर फिर। जो जॉब ऑफर कर रहे हैं वो अच्छे लोग नहीं है, तो लोग कम आएंगे। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। इसी तरह कंपनी की इतनी अच्छी रेपुटेशन नहीं है
तो उन्होंने शेयर्स मार्केट में फ्लोट किए हैं, लेकिन लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है शेयर्स बाय करने में जो है ना। यस ठीक सर। है, तो अब इस सिचुएशन में क्या करेंगे? डिस्काउंट देंगे क्या? अंडरराइटर्स ठीक है, जो है वो बाय करते हैं रिमेनिंग। अंडरराइटर्स। एक तो ऑप्शन यही है कि प्रोडक्ट को खरीदने के लिए नहीं आ रहा, तो जो आ रहा है उसको तो कम से कम बेच दें जो है ना उसमें। ठीक है, तो एक तो ऑप्शन ये है कि आप सर क्या वो करें। फिर ये करते हैं कि कमीशन बेस पे एजेंट्स को कहते हैं कि आप बाय करें। वेरी गुड, जो है ना उसमें इशूड शेयर्स को क्या कर दे, डिक्रीज कर दे। लेकिन इशूड शेयर्स को डिक्रीज करने की बजाय इन केस ऑफ आईपीओ विच इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, होता क्या है कि देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान दैट द कंपनी शुड हायर अंडरराइटर्स। ये अंडरराइटर्स कौन होते हैं? ये तो ये काइंड ऑफ जो एजेंट ही होते कंपनी हैं के जो शेयर कि सेल कमीशन करने बेस की पे काम प्रमोटर्स गारंटी होते देते हैं सर। ठीक है, ये प्रोमोटर्स हो इन्वेस्टमेंट सकते बेस्ड। हैं, ये एजेंट्स हो सकते हैं, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये ब्रोकरेज फर्म्स होती हैं कि इन्वेस्टमेंट बेस्ड। सर एक्सक्यूज जी सर जी जी। सर अंडरराइटर शेयर होल्डर हो सकते हैं? नहीं, शेयर होल्डर नहीं होते। हाँ अच्छा, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि जब ये शेयर्स एक्वायर करेंगे तो बेसिकली ये शेयर होल्डर्स बन जाएंगे, लेकिन शेयर होल्डर्स अंडर राइटर्स नहीं होते। ठीक है, मैं उसको अभी क्लैरिफाई कर देता हूँ। दीज आर द पीपल और इंस्टीट्यूशन हु गिव्स द गारंटी टू परचेज द शेयर्स in case of under subscription। ठीक है, हम इनको प्रोप्राइटर्स कह सकते हैं अंडरराइटर्स को। प्रोप्राइटर्स आर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं ना। once they will acquire the shares, so then yes they will become the shareholders, they will become the owners of the business organization, but primarily they are not। सर पर ये लॉन्ग टर्म के लिए परचेज नहीं करते हैं, ये फॉर टाइम बिंग परचेज करते हैं कंपनी की रेपुटेशन के लिए जी और जी, फिर फर्दर इसको रीसेल कर देते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने जो है ना उसमें। ठीक है, मैंने भी बिल्कुल ये नहीं कहा था कि लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे या इन्वेस्टमेंट के लिए करेंगे। हम भी यही बात कर रहे हैं कि जी के हु गिव्स द गारंटी टू परचेज द शेयर्स इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। अब ये लीगली पाकिस्तान में क्या है, जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है उन सब पे बाइंडिंग है फ्रॉम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान दैट इन केस ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग दे विल गेट द अंडर राइटर्स गारंटी। ठीक है, और ये अंडर राइटर्स गारंटी क्यों दी जाती है? ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है जैसे आप अपने रिस्क को क्या करना चाह रहे हैं, जो है ना मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। जैसे होता है ना कि गाड़ी की अगर फॉर एग्जांपल थेफ्ट है या पिल्फरेज है, उसको रोकना चाहते हैं तो आप इंश्योरेंस करा लेते हैं कि अगर उसका खुदा ना खासा लॉस हो तो लॉस को मिनिमाइज करने के लिए एक थर्ड पार्टी को आप हायर कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से व्हेन यू आर गोइंग फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, so there is a possibility that people may not purchase the shares of the company. So if they don't purchase the shares of the company, the reputation of the business would be at stake। ठीक है ना, वो कहते हैं ना बद से बदनाम बुरा। तो बिल्कुल वही सिचुएशन है कि अगर कंपनी के शेयर्स मार्केट में फ्लोट नहीं हो पाएंगे, कि कंपनी अपना कैपिटल नहीं रेज कर पाएगी, तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आएगा कि कंपनी लेटर ऑन भी फाइनेंसिंग को एक्वायर करना उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा, ये मार्केट में सर्वाइवल जो है ना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो उस रेपुटेशन को सिक्योर करने के लिए, रेपुटेशन को सेफ गार्ड करने के लिए ये बाइंडिंग है तमाम लिस्टेड कंपनीज के लिए कि व्हेनेवर दे आर गोइंग फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग दे विल एक्वायर द अंडरराइटिंग सर्विसेज। Now what are these underwriting services? Underwriting services means that they will hire any underwriter, means any institution, ठीक है, which can be a commercial bank, it can be an investment bank, it can be a brokerage firm जो शेयर्स में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, जो ये गारंटी देंगे कि अगर जनरल पब्लिक शेयर पर सब्सक्राइब नहीं करेगी तो जो अनसब्सक्राइब शेयर्स हैं वो हम एक्वायर कर लेंगे। जैसे यहाँ पे सिचुएशन में देखें, आप ऑफर कितना कर रहे थे, इशू कितने कर रहे थे, 10,000 शेयर्स। जनरल पब्लिक की तरफ से सब्सक्रिप्शन कितनी आई, 9,500 शेयर। 95 तो ये जो रिमेनिंग 500 शेयर्स हैं, ये 500 शेयर्स कौन एक्वायर कर लेंगे, अंडरराइटर जो है ना। तो अब इसका बेनिफिट क्या होगा कि वो जो आप शेयर्स इशू करना चाह रहे थे 10,000 शेयर्स, ऑल ऑफ दीज 10,000 शेयर्स वुड बी टेकन अप बाय दी, ठीक है, जनरल पब्लिक प्लस अंडरराइटर्स। तो अगेन योर इशूड शेयर्स आर इक्वल टू दी सब्सक्राइब्ड शेयर्स। अब ये अंडरराइटर्स को भाई क्या फायदा है, ठीक है, चले कंपनी को तो ये फायदा है कि जो
उनके शेयर्स हैं वो ऑफर हो जाएंगे, तो अंडर राइटर्स को ये अंडर राइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के ऊपर कमीशन जो है ना वो मिलता है। सेकेंडली, जो भी बात की थी कि ये कोई लॉन्ग टर्म के लिए उसको नहीं होल्ड कर रहे, दे विल एक्वायर दी शेयर्स, ठीक है, और जब ये सब्सक्रिप्शन वगैरह हो जाएगी तो लेटर ऑन स्टॉक मार्केट में द मोमेंट शेयर प्राइसेस इंक्रीजेस, फॉर एग्जांपल इन्होंने 12 पर शेयर के हिसाब से जो है ना वो शेयर्स एक्वायर कर लिए, तो लेटर ऑन जब प्राइस लेट्स सपोज 15 के ऊपर गई तो 3 रुपीज पर शेयर प्रॉफिट था, तो इन्होंने क्या किया, ये 500 शेयर स्टॉक मार्केट में सेल कर दी। तो अब इनको डबल बेनिफिट हो गया, एक साइड पे कमीशन भी मिल गया, सेकंड जो है ना जब शेयर प्राइस इंक्रीज हुई तो उस प्राइस का भी इन्होंने बेनिफिट ले लिया। और अगर ये अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं उनको जो है ना वो रिक्वायर्ड होती, कंपनी के जो है ना वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाते हैं शेयर या फुली सब्सक्राइब हो जाते हैं, तो ये जो अंडर राइटिंग सर्विसेज इन्होंने दी थी, गारंटी दी थी, उसके अगेंस्ट इनको कमीशन मिल जाएगा, उस सूरत में जो है ना इनको शेयर परचेज करने की जरूरत नहीं होगी। इज दिस थिंग क्लियर जी? यस सर। तो अब देखें तीनों कंडीशन Yes, के sir. अंदर, फुल सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन में योर इशूड शेयर्स आर बिकमिंग इक्वल टू दी सब्सक्राइब्ड शेयर्स, ऐसे ही हो गया Yes, sir. एडजस्टमेंट के बाद। तो अदरवाइज होना क्या चाहिए था कि ये आपकी यहाँ पे सिचुएशन ये थी, सब्सक्राइब जो थे वो ज्यादा थे और यहाँ पे जो है वो सब्सक्राइब्ड आपके पास जो है ना वो कम आ गए, तो इनको एडजस्ट करने के बाद, ठीक है, द सिचुएशन इज दैट योर इशूड शेयर्स हैव बिकम इक्वल टू सब्सक्राइब्ड शेयर्स। तो जब इशूड शेयर्स इक्वल हो गए सब्सक्राइब्ड शेयर्स के, तो इशूड शेयर्स से 10,000 इनको मल्टीप्लाई किया उसकी पार वैल्यू से, तो इशूड कैपिटल आपके पास कितना बन गया, 100,000। इसी तरह जो सब्सक्राइब्ड शेयर्स हैं वो भी कितने हैं, 10,000, उनका जो है ना वो एक शेयर की पार वैल्यू कितनी, 10, तो आपका जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो भी कितना बन गया, 100,000। तो इट मींस योर इशूड कैपिटल इज इक्वल टू सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो बैलेंस शीट के अंदर आप लिख सकते हैं इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। यहां तक ये बात क्लियर होगी? हालांकि ये दोनों चीजें डिफरेंट है। इशूड वो है जो आपने ऑफर किया था, सब्सक्राइब वो है कि जो कि जनरल पब्लिक ने जो है ना एक्वायर किया। जोहेब, मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। Then another Okay, term sir. is mentioned there that this is issued, subscribed and paid up capital. Issued, subscribed and paid up capital. अब जितना लोगों ने सब्सक्राइब किया उसकी उन्होंने क्या करनी है, पेमेंट करनी है। तो प्रीवियसली बिफोर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 इट वाज एन ऑप्शन के जितने भी शेयर कंपनी ने जो है ना वो ऑफर किए हैं उसकी अमाउंट वो क्या करती थी, डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स के अंदर जो है ना वो रिकवर कर सकती थी। लेट्स सपोज कंपनी ने ये 100,000 के शेयर्स ऑफर किए, जनरल पब्लिक ने 1 लाख के शेयर सब्सक्राइब किए, तो ये 1 लाख को इन अ गो जो है ना रिसीव करने की बजाय इसको डिफरेंट पार्ट्स के अंदर रिसीव कर सकती थी। फॉर एग्जांपल इसमें से वो ये कहते हैं कि 50% जो अमाउंट है, यानी कि जो 50,000 है उसको अभी जो है ना वो सबमिट करवा दे, तो जितना वो पे कर देते उसको बोला जाता था पेड अप कैपिटल, ठीक है। और जितना जो पे नहीं हुआ होता था, सब्सक्राइब हो चुका होता था, लेट्स सपोज यहाँ पे 50,000 की सिचुएशन है, दिस वाज कॉल्ड एज अनपेड कैपिटल। बट नाउ देयर इज नो सच प्रोविजन अवेलेबल दैट द कंपनी कैन कोलेक्ट दिस अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट्स। अब उन्हें वन गो में वंस फॉर ऑल सारी अमाउंट कोलेक्ट करनी है। तो इसका मतलब है अगर 10,000 शेयर इशू किए 10 ईच के, तो जनरल पब्लिक ने उनको अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो एट द टाइम ऑफ सब्सक्रिप्शन वो क्या करेंगे, बैंक ड्राफ्ट या क्रॉस चेक के फॉर्म के अंदर कंपनी के नाम पे वो अमाउंट जो है ना सबमिट करवा देंगे। तो अब क्या हो रहा है, जितना कंपनी ने इशू किया था उतना ही लोगों ने सब्सक्राइब किया, जितना उन्होंने सब्सक्राइब किया उतना ही उन्होंने पे भी कर दिया। That's why issued, subscribed and paid up capital is written, ठीक है, with each other, that this is one and the same thing. Technically speaking, ये तीनों different चीजें हैं। I hope this is clear. Yes, sir. जोहेब, आप कुछ पूछ Sir, रहे एक थे? जी सर, मेरा वो क्वेश्चंस था, Sir. ये अंडर राइटिंग सर्विसेज जब हम लेते हैं जी तो जी। क्या ये शेयर होल्डर्स को पता होता है कि हमारे अंडर राइटर्स के पास शेयर्स कितने हैं इस कंपनी के जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहा है? ठीक हो गया। अगर है भी, अगर सपोज नहीं पता बाकी शेयर होल्डर्स को, तो क्या उसके पास उतने ही राइट्स होते हैं जो जनरल पब्लिक के पास होते हैं, शेयर होल्डर्स के पास होते हैं?
अच्छा, पहली तो चीज ये है कि एट द टाइम ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग उस टाइम तो किसी को नहीं पता होता है कि जनरल पब्लिक कितने शेयर परचेज करेगी और जनरल पब्लिक कितने शेयर्स परचेज करेगी और जो है और कितने अनसब्सक्राइब्ड रह जाएंगे, ठीक है। लेकिन बाय लॉ ये कंपनीज के पास प्रोविजन होती है कि वो अंडर राइटर्स को ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग है कि अगर शेयर होल्डर्स करेंगे तो वो अंडर राइटर्स टेकअप कर लेंगे, पहली चीज है। तो वंस दैट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इज कंप्लीटेड, तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की कंप्लीशन के बाद क्या होगा कि वो जो शेयर्स का डिस्क्लोजर है वो अवेलेबल होगा कि किसने कितने कितने जो है ना वो शेयर्स एक्वायर किए। तो बिल्कुल वहां पे जो है ना वो क्लियरली मेंशन होगा कि अंडर राइटर्स ने कितने शेयर जो है ना वो एक्वायर किए, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है सब्सक्रिप्शन से पहले नहीं पता चल सकता, क्योंकि जो अनसब्सक्राइब शेयर्स हैं वो अंडर राइटर्स ने एक्वायर करने हैं। तो अनसब्सक्राइब का तो तब तक नहीं पता लग सकता जब तक जो है ना सब्सक्रिप्शन जो है ना वो कंप्लीट नहीं होती। दूसरी चीज आप क्या कह रहे थे? जी सर, इनके पास जो शेयर्स होते हैं जी मतलब अंडर राइटर्स के पास, जी तो क्या वो उनको मतलब राइट उसके इतने ही एक्सरसाइज होंगे जितने जनरल पब्लिक के होते हैं? हाँ, जनरली देखे ना, वो दे आर नाउ अगेन द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, दे आर हैविंग द शेयर्स, ठीक है। अब उसके अगर जो है ना वो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं उस पे वोटिंग राइट्स हैं तो यस दे विल आल्सो हैव द वोटिंग राइट्स, दे कैन वोट फॉर दैट। इफ दे होल्ड दोज शेयर्स और कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है, वो डिविडेंड जो है ना उसके ऊपर रिसीव कर लेंगे। अगर वो उसको होल्ड करते हैं और प्राइस इंक्रीज होती है तो उस प्राइस इंक्रीज के ऊपर जो है ना शेयर्स को सेल करके वो बेनिफिट जो है ना रिसीव कर सकते हैं। तो दे विल बी हैविंग द सेम राइट्स, दे विल बी हैविंग द सेम प्रिविलेज एज कंपेयर एज द अदर शेयर होल्डर्स विल बी हैविंग। लेकिन जनरली इनका क्योंकि पर्सपेक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं होता, वो जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हमने जो है ना शेयर होल्डर्स डिस्कस किए थे, तो इन्होंने तो सिर्फ उसकी जो है ना गारंटी के अगेंस्ट उसको इन्वेस्टमेंट बाइंडिंग पड़ गई। तो ये एट द मोमेंट दे फील इट अप्रोप्रिएट के मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है तो ये सेल कर देंगे। बट ये येट देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी कि अगर ये ब्रोकरेज फर्म्स ने जो है ना वो परचेज किए, जो ऑथराइज जो है ना वो कह लें कि डीलर्स होते हैं शेयर्स के, तो यस दे कैन होल्ड दो शेयर्स फॉर अ लॉन्गर टर्म, कीपिंग इन व्यू के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। तो इसको होल्ड करने के ऊपर हमें ज्यादा बेनिफिट आ सकता है और उस बेनिफिट के अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा जो है ना वो प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तो यस दे कैन डू इट जो है ना उसमें, तो दे विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल जो है ना वो शेयर होल्डर्स। जी ठीक है सर, थैंक यू। जी वेलकम जी। तस्लीम, तस्लीम आप कुछ पूछ रहे हैं? तो शेयर एकदम सॉरी, दोबारा रिपीट करें, आई कैन नॉट हियर यू। सर अगर किसी कस्टमर ने एक शेयर खरीद लिए किसी कंपनी से, तो वो मैक्सिमम कितने अरसे तक उसको जो है ना अपने पास रख सकता है कि उसका जब तक बेनिफिट उसका इंक्रीज नहीं होता सर? ठीक है, फॉर एवर रखे जा सकते हैं जो है ना उसमें। देखें, जो ये शेयर्स होते हैं, अगर इसको अगर रिकॉल करें तो लास्ट चैप्टर जो शेयर होल्डर्स वाला था उसमें हमने जो उसके करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे, तो उसमें एक हमने किया था परमानेंसी का जो है ना उसमें, कि ये जो शेयर्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट होती है कंपनी की, दिस इज परमानेंट इन नेचर। परमानेंट इन नेचर मींस कि सिंस द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर कंसिडर्ड एज गोइंग कंसर्न्स, मींस दे आर सपोज्ड टू हैव indefinite life. So in that situation, as long as the business is in running form or it is operational, that investment will remain intact in the business organization. तो उसमें जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होगी तो लीगली दे आर नॉट बाउंड टू रीपे दैट अमाउंट टू द शेयर होल्डर्स। और अगर शेयर होल्डर जो है ना वो उससे पहले जो है ना अपनी इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट करना चाह रहे, तो उनके पास ये ऑप्शन है कि वो स्टॉक मार्केट के अंदर अपने शेयर्स को सेल कर सकते हैं। तो अगर आपने शेयर्स परचेज किए किसी कंपनी के और आप ये फील करते हैं कि जी कि मुझे इसको 15 साल होल्ड करने, आप बेशक 15 साल रखें, आप 50 साल रखना चाहते हैं 50 साल रख लें। आप कहते हैं कि सेम डे ही मैंने उसको जो है ना सेल करके प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है, तो बिल्कुल ये सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। इट इज एट योर डिस्क्रिशन that how as long as you want to retain that investment you can do it जो है ना उसमें। कंपनी की तरफ से कोई बाइंडिंग नहीं है कि आपने 3 दिन में लिक्विडेट करने हैं या 30 साल में जाके लिक्विडेट करने हैं। लेकिन सर अगर शेयर्स ले लिए गए और कंपनी डे बाय डे लॉस में जा रही है और उसके कोई वो नहीं, उसमें रेट उसने लिए थे खरीदे थे वो जी उससे लॉस में जाता है, तो सर वो फिर जो है कोई और कंपनी नहीं वो ले सकती है शेयर, जब सिर्फ सेम वही लेगी?
अच्छा नहीं, कोई और कंपनी भी आपसे नहीं जो है ना वो परचेज करेगी, आपके पास ये ऑप्शन है कि स्टॉक मार्केट में उन शेयर्स को सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी शेयर्स होल्ड किए रखते हैं विद दिस इंटेंशन कि जी कि कंपनी अगर लिक्विडेट हो जाएगी तो उसके बाद मुझे पैसे मिल जाएंगे, तो अब असल मसला ये होता है कि जो शेयर्स हैं इनके ऊपर आपका रेजिडुअल क्लेम होता है। रेजिडुअल मींस रिमेनिंग। तो रिमेनिंग का मतलब है बाकी तमाम स्टेक होल्डर्स को पे करने के बाद जो कुछ बचेगा वो आपको दिया जाएगा। तो अब लेट्स सपोज उन सब को पे करने के बाद कंपनी के पास बचे ही कुछ नहीं, तो वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट आपकी डूब जाएगी, आपको कुछ भी नहीं मिलने लगा। और लेट्स सपोज कंपनी को जो कुछ बचा था वो उसने लेट्स सपोज 1 लाख रुपया बच गया था और कंपनी के पास 10,000 जो है ना वो शेयर्स इशू किए हुए थे, तो 1 लाख डिवाइड बाय 10, हर शेयर होल्डर को कितना दे दिया जाएगा? 10 रुपीज। अब भले आपने वो शेयर जो है ना वो 500 का परचेज किया था, लेकिन आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? 10 रुपी पर शेयर मिलेगा। तो एज एन इन्वेस्टर आपको ये विजिलेंट रहना है कि अगर कंपनी लॉसेस के अंदर जा रही है या उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे नहीं है, तो इट्स बेटर ऑफ टू सेल दैट इन्वेस्टमेंट और उस पैसे को कहीं और यूज कर लें। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप किसी भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अपना जो है ना वो छोटा सा बुटीक स्टार्ट किया, उस पे जो है ना वो साल आपने इन्वेस्टमेंट की, कुछ टाइम भी स्पेंड किया, उसकी रेपुटेशन बिल्डअप की, लेकिन बिजनेस चल नहीं पा रहा। अब दो ही ऑप्शन हो सकती है कि आप कोशिश करते रहे उसको चलाने की, उसका जो लॉस है बियर करते रहे, मतलब रेंट उसको जो है ना पे करते रहे। दूसरी ऑप्शन क्या है कि उसको खत्म करके जो है ना उस इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट करें, या तो कोई और कारोबार कर लें या उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर दें। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह शेयर्स के अंदर ये है कि इफ यू विल कीप ऑन वेटिंग डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट नोइंग दैट कि कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं और आने वाले वक्त में भी अच्छी नहीं होगी, तो आप लॉस ही सफर करेंगे, उसके खुद आप रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन अगर आप उससे जो है ना वो छुटकारा पाना चाहते हैं तो उसकी ऑप्शन ये है कि कंपनी का आप वेट ना करें, बल्कि आप क्या करें, स्टॉक मार्केट में उन शेयर्स को सेल कर दें। जी बिलाल, सर आप क्योंकि इसकी वजह ये भी है ना कि कंपनी जब आप परचेज करते हैं शेयर तो आपको गारंटी नहीं देती कि आपको प्रॉफिट ही होगा। वो तो ऑब्वियस सी बात है। देखिए ना, ऑनरशिप जब आपको दी जा रही है तो व्हेन एवर यू आर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट, इट्स अ प्रॉफिट एंड लॉस सिचुएशन। आप पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, तो कोई गारंटी तो नहीं होती कि हमेशा प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, अब ये बिल्कुल सर। कोविड की सिचुएशन में देखें कितने लोगों का बेचारों का जो है ना वो कारोबार बंद हो गया। तो एंटिसिपेशन तो कुछ भी नहीं थी कि जी कि इस तरह लॉस होगा, लेकिन लॉस हो गया। तो अब अगर ऐसी सिचुएशन आती है और या नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हालात ठीक नहीं होते, बिजनेस नहीं चल पाता, तो लॉस तो बियर करना पड़ेगा। तो अगर उस लॉस से रिफ्रेन करना चाहते हैं तो फिर आपको लेंडिंग वाली ऑप्शन में जाएंगे कि फॉर एग्जांपल आप क्या करें, शेयर्स की बजाय बॉन्ड्स में चले जाएं और उन बॉन्ड्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो अगर आपको एक्सेप्टेबल है तो फिर आप जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस की बजाय जो है ना वो इंटरेस्ट बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर जो है ना वो चले जाएंगे। ठीक है, तो जहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वहां प्रॉफिट है तो उसके साथ साथ लॉस तो है, ये ऑप्शन तो आपके साथ है। नाउ एज एन इन्वेस्टर यू हैव टू रिमेन विजिलेंट कि आपने उस अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे जो है ना वो सिक्योर रखना है। तो अगर एक जगह आपको जो है ना वो अच्छा, इसी कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी वो डिस्कशन थोड़ी चली जाती है डिफरेंट। इसी वजह से जो नॉर्मली जो लोग फाइनेंस के होंगे उन्होंने पढ़ा भी होगा, एक हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, जो है ना उसमें पढ़ा हुआ है ना। यस सर, पढ़ा हुआ है। ठीक है, यस सर। ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के जो है ना क्या थीम क्या है? सर इसमें डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन स्टॉक्स में आपने इन्वेस्टमेंट की होती है, वो एक डिफरेंट myth पूल है। ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है इन इसमें। वन बास्केट। जी, बेसिक बॉटम लाइन ये है जो है ना उसमें, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ठीक है, मीनिंग बाय कि आप सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक ही जगह नहीं करें। अगर आपके पास लेट्स सपोज 10 करोड़ था, आपने स्टॉक मार्केट में लगा दिया, स्टॉक मार्केट क्रैश हुई, सारा पैसा जाया हो जाएगा, तो बहुत बड़ा रिस्क आप ले रहे हैं। सारे का सारा पैसा एक कंपनी में ना लगाए, अगर वो कंपनी डूब गई तो आपका पैसा जो है ना वो चला जाएगा। सारे का सारा पैसा किसी एक बिजनेस के अंदर नहीं लगाएं, वहां पे अगर आपको लॉस हो गया सारा पैसा जाया हो जाएगा। तो करना आपको क्या चाहिए, उस इन्वेस्टमेंट के चंक्स बनाएं। ठीक है ना, कुछ आप पैसा जो है ना लेट्स सपोज आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, कुछ आप रियल एस्टेट में जो है ना इन्वेस्ट कर दें, कुछ आप इस तरह से करें कि उसको लेट्स सपोज बैंक में जो है ना वो डिपॉजिट करवा देते हैं, और कुछ जो है उस पैसे को जो है ना वो आप क्या करते हैं, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज के अंदर जो है ना वो इन्वेस्ट कर देते हैं, जहां से आपका जो है ना रूटीन जो है ना इंटरेस्ट आता रहे या आपका इनकम आती रहे।
तो इस सिचुएशन में क्या है कि अगर कहीं पे आपको कुछ लॉस भी होता है तो दूसरी वाली साइड पे आप प्रॉफिट टेकिंग करके उसको कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, बट अगेन दिस इज नॉट 100% श्योरिटी कि 100% आपका लॉस जो है ना वो कवर हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट उसको आप क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो एक बंदा है जिसने सारी जमा पूंजी एक ही बिजनेस में लगाई हुई है, और एक बंदा है जिसने थोड़ा थोड़ा पैसा करके मुख्तलिफ जगहों पे लगाए हुए हैं। तो पहले वाले के लॉस के या रिस्क के चांसेस जो है ना वो ज्यादा है कि अगर लॉस होगा तो उसकी सारी इन्वेस्टमेंट जो है ना जाया हो जाएगी। दूसरे वाला थोड़ा सा फिर भी सेफ कार्ड है कि अगर एक जगह पे लॉस हो जाता है तो दूसरी जगह प्रॉफिट टेकिंग करके या एटलीस्ट उस इन्वेस्टमेंट को वहां पे सेव करके क्या कर सकता है, सर्वाइवल इंश्योर कर सकता है। ठीक हो गया जी। यस सर। ये आज फाइनेंस वालों ने जो है ना वो डिस्कशन थोड़ी सी डिफरेंट साइड पे मोल्ड कर दी है जो है ना। ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में तो नहीं पढ़ रहे आप लोग? नहीं सर, पढ़ ही नहीं रहे, पहले पढ़ चुकी। अच्छा, पढ़ चुके हैं जो है ना उसमें। तो वही जो पढ़ा हुआ है वो आप चेक कर रहे थे कि सर से चेक करें सर को भी आता है या नहीं है? नहीं सर, कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाते हैं, आप जब पढ़ाते हैं तो फिर कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो अभी भी भूल जाता है इंसान। तो अच्छा, आपसे पूछ सर के अमान थोड़ा ने पढ़ाई थोड़ा थी? clear हो। जी सर, सर अमान